हाँ भाई, कहाँ थे हम लोग? टक्कर शुरू हो गया था। चल रहा है। कहाँ थे भाई? सेंट्रोमास की प्रॉपर्टी पढ़ रहे थे। काटने वाला केस कर रहे थे। अरे कटिंग वाला केस हो गया था। सेंट्रोमास की वेलोसिटी वाला केस कर रहे थे हम लोग। ये क्वेश्चन होमवर्क में दिया था जो मुझे करना है। चलो, एक क्वेश्चन मैंने वेलोसिटी पर होमवर्क में दिया था, एक बार चेक कर लो फटाफट। इसने बोला कि दो मास हैं, एक 2 kg और एक साफ क्या बोला था, एक क्या था, ये 5 किलो था, ये 5 kg। दोनों के बीच में एंगल 37 डिग्री। ये चल रहा है साहब कितने से, 10 मीटर पर सेकेंड। और इसका वेलोसिटी दिया था 5 मीटर पर सेकेंड। अरे यही दिया था, बोला था सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी बताइए साहब। अब सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या था साहब, वी सी एम इज इक्वल टू m1, ये v1 प्लस m2 v2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। यही फॉर्मूला था ना। वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड नहीं चाहिए, वेक्टर फॉर्म में चाहिए साहब। वो वेक्टर फॉर्म में लिखना पड़ेगा। इस डायरेक्शन को मान लो x, तो इसका परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, y। तो ये v1 क्या हो जाएगा, v1 हो जाएगा 10 i कैप। होगा भाई, v1 का वैल्यू होगा 10 i कैप, है ना। v2 निकालो साहब। अब v2 का कंपोनेंट करें इधर और इधर। इधर कंपोनेंट करेंगे तो ये 5 cos 37, और इधर करेंगे तो ये 5 sin 37। सबको पता है cos 37 4/5, तो ये 4 होगा। और ये कितना होगा, ये 3 होगा। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 4 i कैप प्लस 3 j कैप डिवाइडेड बाय नेट मास कितना, 7। ये सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी आ गया भाई। ये आप देख सकते हैं मैग्नीट्यूड वाइज बोले तो 20 प्लस 20 40 i कैप, 40/7 i कैप। और ये देख सकते हो आप कितना, 5 और 3 15/7 j कैप। अब अगर मैग्नीट्यूड पूछता है तो मैग्नीट्यूड आप इजीली निकाल सकते हो। मैग्नीट्यूड क्या बोलेंगे, रूट ऑफ 40 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर डिवाइड बाय कितना, 7। ये मीटर पर सेकेंड आ रहा है भाई। और दिया था कुछ, और यही दिया था। ठीक है, चलो, मैंने एक प्रॉपर्टी बोला था आपको बार बार कि भैया सेंटर मास कब चलेगा, जब सिस्टम पर क्या हो, इंटरनल फोर्स या एक्सटर्नल फोर्स। एक्सटर्नल फोर्स लगाने पर ही सेंटर मास डिस्प्लेस होता है। ठीक है, अब कई बार क्या होता है, हमें बोलते हैं कि म्यूचुअल इंटरनल अट्रैक्शन से पार्टिकल चल रहे हैं, और बोलता है सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी बताइए। ठीक है, तो भैया जो पहले था वही रहेगा। अगर पहले जीरो था तो बाद में भी जीरो रहेगा। मतलब कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, ओनली इंटरनल फोर्स है। तो जो पहले हो रहा था बाद में भी वही होता रहेगा। पहले अगर रेस्ट पर तो बाद में भी रेस्ट पर। पहले अगर वेलोसिटी कांस्टेंट तो बाद में भी वेलोसिटी कांस्टेंट। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन देता हूं साहब, एक और लिखो। ये तो होमवर्क में दिया था मैंने, उम्मीद करता हूँ लाए होगे करके। लाए हो करके? कैसे करके लाए हो? यही कर रहे हो तुम तो, लाए हो? अच्छा, यहाँ पे चेक कर रहे थे बस। अच्छा चेक कर रहे थे मैंने सही किया कि नहीं किया। हाँ। लिख के देख के चेक कर रहे थे। चलो लिखो अगला क्वेश्चन। फाइंड आउट वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास when particle moves when particle moves due to mutual internal attraction. When particle moves due to mutual internal attraction. ठीक है, ये लो साहब, ये मैं केस दे रहा हूं साहब, म्यूचुअल अट्रैक्शन। पहले दो मास दिए मैंने, ये म्यूचुअल अट्रैक्शन से चल रहे हैं। ये दो चार्ज दिए, ये भी आपस के अट्रैक्शन से चल रहे हैं, है ना। मैं बोलता हूं साहब ये स्प्रिंग है, इससे दो मास जुड़े हुए हैं। ये मैंने इनको खींच करके या दबा करके छोड़ दिया, ये दबा करके या खींच करके छोड़ दिया, मतलब ये भी वापस आते हैं, ये आते हैं, मतलब चल रहे हैं, कुल मिला के चल रहे हैं। अब आपसे बोलता है कि बताइए सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी। तो सबको पता है कि यार म्यूचुअल इंटरनल है, मतलब क्या होगा, जो पहले था वही रहेगा। क्या पहले का कोई डाटा दिया क्या? पहले का डाटा कैलकुलेट करने की कोई कंडीशन दी क्या? नहीं दी। तो भैया क्या रेस्ट, ये मानेंगे रेस्ट पे था।
तो बाद में भी क्या रहेगा, रेस्ट पर। वही जो पहले कर रहा था वही बाद में करता हुआ पाया जाएगा। क्या पहले चलता हुआ बताया गया? नहीं बताया गया। तो पहले या कोई डाटा भी नहीं दिया गया जिससे हम कैलकुलेट कर सके। जब नहीं दिया गया तो मैं तो वही मानूंगा यार, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी क्या होगी, सेंटर ऑफ मास की फाइनल वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास की इनिशियल वेलोसिटी के बराबर होगी। और ये मान के चलेंगे इनिशियल 0 था तो फाइनल भी कितना होगा, 0। समझ पा रहे हो साहब? या तो कोई डाटा दिया जाए जिससे हम सॉल्व करके देख लें भैया पहले कितना था, है ना, और डाटा नहीं दे रहा तो एक ही चीज बचती है हमारे पास, हम आंसर क्या बोलेंगे, 0। अब डाटा वाला एक क्वेश्चन है अपने मॉड्यूल में। अपने मॉड्यूल में एक बिगिनर बॉक्स में क्वेश्चन है साहब, बिगिनर बॉक्स नंबर 2 का शायद क्वेश्चन नंबर 9 है। मॉड्यूल किसी के पास? मॉड्यूल लाते हो तुम लोग? ये मुझे लगा तुम तो कॉलेज में पढ़ने आते हो, एक कॉपी उठा के लाते हो बस। 4 कॉपी लाते हो? अच्छा, वो 4 के लिए बैग लाते हो बस। क्वेश्चन नंबर 8, बिगिनर बॉक्स 2 का क्वेश्चन नंबर 8। ये बिगिनर बॉक्स 2 का क्वेश्चन नंबर 8। देखो भाई इसमें क्या है, इसमें आपको बोल रहा है कि एक्स एक्सिस पर 2 पार्टिकल रखे हुए हैं 1-1 किलो के। 1 किलो का पार्टिकल एक तो रखा हुआ है x बराबर 2 पर, x बराबर 2 मीटर पर 1 किलो का पार्टिकल, और दूसरा 1 किलो का रखा हुआ है x बराबर 6 पर, दूसरा x बराबर 6 पर रखा हुआ है। ये भी 1 किलो का। देख रहे हैं भाई, ये 2 मीटर और 6 मीटर पर 1 किलो के पार्टिकल रखे हुए हैं। ठीक है, वेलोसिटी दे रहा है साहब इनकी, इसकी वेलोसिटी कितना, 5 मीटर पर सेकेंड, और इसका वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकेंड। देखो डाटा देखो, यही दिया हुआ है सब, ये 5 और 3 कितना, 8। इसका 8 दिया हुआ है, अरे 8, ये 8 पर है। अच्छा, ये x बराबर 8 पर है, ये एक 2 पर है, एक 8 पर है। ये वेलोसिटी दिया हुआ 5 मीटर पर सेकंड, 3 मीटर पर सेकंड। ये बोलता है म्यूचुअल इंटरनल अट्रैक्शन से चलते हैं, ये बोला है म्यूचुअल इंटरनल अट्रैक्शन से पास आते हैं। बोला है सेंटर ऑफ मास की पोजीशन बताइए t इक्वल टू 1 सेकंड पर, t इक्वल टू 1 सेकंड पर सेंटर ऑफ मास का पोजीशन बताइए। लिख लो क्वेश्चन, क्वेश्चन लिख लो, लिख लो। पार्टिकल्स, पार्टिकल मूव्स, पार्टिकल मूव्स with mutual internal attraction, mutual internal attraction, mutual internal attraction. Then find out position of center of mass, position of center of mass at t equal to 1 second, at t equal to 1 second, at t equal to 1 second, t इक्वल टू 1 सेकेंड पर सेंटर ऑफ मास का पोजीशन बताइए, ऐसा पूछ रहा है सर। t इक्वल टू 1 सेकेंड पर सेंटर ऑफ मास का पोजीशन, ठीक है, ये बोल रहा है t इक्वल टू 1 पर सेंटर ऑफ मास का पोजीशन बताइए। ठीक है, अब म्यूचुअल अट्रैक्शन सुनकर के दिमाग में बात ये आती है कि यार साहब सेंटर ऑफ मास नहीं चलना चाहिए, या पहले जो कर रहा था वही करता रहेगा। ठीक है, अब पहले करने का डाटा दिया हुआ, इसने पहले कुछ करने का डाटा दिया हुआ है, देखो बोल रहा है डाटा दिया है ना। जब भी डाटा देके क्वेश्चन पूछे ना, पहले वेलोसिटी निकाल के देख लो, फॉर्मूला लगा लो। अगर फॉर्मूला लगाने पर वास्तव में 0 आ रहा है तो भैया म्यूचुअल इंटरनल ही था, कुछ और था ही नहीं। और अगर सेंटर मास की वेलोसिटी 0 नहीं आ रहा तो भैया कुछ ना कुछ एक्सटर्नल था। ठीक है, या सीधा सा कंसेप्ट है, इनके म्यूचुअल इंटरनल अट्रैक्शन से तो सेंटर मास कभी चलने वाला है नहीं, चलने का कारण कोई तीसरा है, चलने का कारण कोई तीसरा है। अब वो तीसरा कारण कैसे पता लगेगा, वो डाटा देख के पता लगेगा ना। जैसे इससे पहले वाला क्वेश्चन जो मैंने बताया उसमें डाटा दिया ही नहीं था, अब नहीं दिया था तो हमने सीधे सीधे आंसर क्या बोला साहब, 0, है ना। अभी भी मैं बोलता हूं म्यूचुअल इंटरनल अट्रैक्शन की वजह से सेंटर मास नहीं चलेगा, ये चलता है तो चलने का कारण कुछ और ही है। और वो कुछ और कारण क्या है, वो कुछ और कारण क्या है, हाँ वो कुछ और कारण है, वो डाटा दे रखा है ना। भाई ऐसा हो सकता है ना कि ये 2 मास है, एक व्हीकल के अंदर रखे हो, व्हीकल ही भाग रहा हो, ये आपस में म्यूचुअल अट्रैक्शन से पास आ रहे हैं और मालूम पड़ा व्हीकल ही भाग रहा है। अब व्हीकल भाग रहा है तो सेंटर मास तो भागेगा ना, है ना। मैं बोलता हूँ कि म्यूचुअल इंटरनल अट्रैक्शन से दोनों पास आ रहे हैं, एक टेबल पर रखे हुए हैं, वो टेबल ही भाग रही है साहब, है ना। तो ऐसे कैसे सेंटर मास तो भाग रहा होगा ना। तो जब डाटा देकर के बात करें ना, तुम फॉर्मूला लगा लेना, फॉर्मूला लगाने पर वास्तव में अगर 0 आ रहा है तो वास्तव में म्यूचुअल इंटरनल अट्रैक्शन है, और 0 नहीं आ रहा तो भैया कोई ना कोई तीसरा है यहाँ। ठीक है, चलो फॉर्मूला लगा के देखो, सेंटर मास की वेलोसिटी का फॉर्मूला लगाओ, क्या आता है साहब। ये अच्छा, एक डायरेक्शन को प्लस मानेंगे तो एक को माइनस मानोगे, इसको प्लस तो इसको क्या मानेंगे, माइनस। क्या बोलेंगे साहब, m1 v1 प्लस m2 v2
डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। सॉल्व करें साहब, 1 आ रहा है। अबे 1 मीटर पर सेकेंड, जीरो नहीं है ये तो, इसका मतलब कोई तीसरा है। तो बताओ 1 सेकेंड में सेंट्रोमास कितना चलेगा। सेंट्रोमास का डिस्प्लेसमेंट बोले तो x बराबर v इंटू टी, ये 1 इंटू 1 तो 1 मीटर चल जाएगा भाई, और 1 मीटर चलेगा। चलो चेक करो t बराबर 0 पर कहाँ था। t बराबर 0 पर मैं चेक करूं सेंट्रोमास कहाँ, ये 1 किलो 1 किलो, दोनों दोनों मास बराबर है तो एकदम सेंटर में होगा ना। अगर दोनों मास बराबर हैं तो सेंट्रोमास कहाँ होगा, ये सेंट्रोमास t बराबर 0 पर एकदम बीच में होगा। दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी थी, ये 6 मीटर थी। अरे 6 थी तो दोनों से 3 3 पे होगा ना। अब दोनों से 3 पर होगा, इससे भी 3 मीटर और इससे भी 3 मीटर, दोनों से 3 3 मीटर, तो ये कहां पर है, ये है साहब x बराबर यहाँ से 2 और ये 3, तो ये 5 पर है साहब। अबे इनिशियली कहां पर है, 5 पर। अरे है कि नहीं भाई। अब ये देखो सेंट्रोमास चला, t बराबर 1 पे कहां मिलेगा, t बराबर 1 पर 1 मीटर चल चुका होगा। t बराबर 1 सेकेंड में सेंट्रोमास का डिस्प्लेसमेंट कितना, xcm कितना, 1 मीटर। ये 1 मीटर तो ये पोजीशन क्या आ गई, ये पोजीशन आ गई x इक्वल टू 6 मीटर। अरे भाई तो t इक्वल टू 1 पर सेंट्रोमास, t बराबर 0 पर सेंट्रोमास कहाँ था, 5 पे था। t बराबर 1 सेकेंड पर सेंट्रोमास कहाँ मिलेगा, 6 पर। मतलब आंसर क्या बोलेंगे, आंसर बोलोगे साहब सेंट्रोमास का पोजीशन एक्सियम होगा 6 मीटर होगा भाई। ठीक है, मतलब ऑप्शन देखोगे ना, जो 4 ऑप्शन होंगे उसमें पहला ऑप्शन 5 मीटर ही होगा। और बच्चे भावुक हो जाते हैं म्यूचुअल इंटरनल अट्रैक्शन सुन के, और होना भी चाहिए यार। मैं तो फिर से बोल रहा हूँ ना, म्यूचुअल इंटरनल अट्रैक्शन की वजह से सेंट्रोमास नहीं चला, ये सेंट्रोमास चलने का कारण कोई तीसरा ही है। तो पता कैसे लगेगा कोई तीसरा है, अगर डाटा देकर के बात करता है ना तो पहले डाटा से आंसर निकाल लो, है ना, डाटा से आंसर निकाल लो। अगर वास्तव में 0 आ रहा है तो कोई तीसरा नहीं था, इन दोनों का ही आपस का प्यार था, है ना। और अगर कोई कोई डाटा दिखा, डाटा से 0 नहीं आ रहा है, कोई तीसरा है। मैंने एग्जांपल बताया ना कि टेबल के ऊपर रखा है, टेबल ही भाग ली। और मेरी भावनाएं समझ रहे हो भाई। ठीक है, एक और अपने एग्जाम्पल में दिया हुआ है, एक और क्वेश्चन दिया हुआ है इस प्रॉपर्टी पर। ये भैया ये स्प्रिंग है, हाँ बोल बोल जल्दी बोल, एक बार और समझा देता हूँ, है ना। जब भी डाटा देकर के पूछे, तीसरी बार बोल रहा हूँ सुन तू, जब भी डाटा देकर के पूछे फॉर्मूला लगा लेना। फॉर्मूला लगाने पर वास्तव में 0 आ रहा है तो इसका मतलब कोई तीसरा नहीं है, इनका आपस का ही था जो था, है ना, तो सेंट्रोमास नहीं चलेगा। लेकिन डाटा लगाने पर अगर 0 नहीं आ रहा है इसका मतलब कोई तीसरा है। अब तीसरा है तो एक, ये कितना है, 1 मीटर आया, 1 सेकेंड में कितना चलेगा, 1 मीटर। पहले कहाँ था, पहले ये 1 1 किलो एकदम सेंटर में था ना, एकदम सेंटर में था तो कहाँ होगा, इससे भी 3 इससे भी 3, भाई दोनों के बीच की डिस्टेंस 6 मीटर है ना, दोनों से 3 3 पे होगा, 3 3 मतलब ये x बराबर 5 पे होगा। तो 1 सेकेंड में कितना चलेगा, 1 मीटर चलेगा, मतलब कहाँ मिलेगा, x बराबर 6 पे मिलेगा, सेंट्रोमास x बराबर 6 पर मिलेगा। नहीं, अगर डाटा देकर के बोलता है तो लगाना पड़ेगा, है ना। म्यूचुअल इंटरनल अट्रैक्शन बोल के डाटा देता ही नहीं, इससे पहले क्वेश्चन कराया मैंने, इससे पहले वाला क्वेश्चन देख, उसमें डाटा दिया क्या मैंने, मैंने कोई डाटा नहीं दिया। अरे दिया क्या, तो तूने आंसर क्या बोला। वास्तव में होता क्या है, जो पहले हो रहा होता है वही बाद में हो रहा होता है ना। म्यूचुअल इंटरनल अट्रैक्शन से सेंट्रोमास नहीं चलता है, ये तो हम जानते हैं साहब। उसकी वजह से पोजीशन स्टेट पाथ चेंज नहीं होता है। तो किसकी वजह से चेंज हुआ, कोई तीसरा है। अब वो तीसरे का पता कैसे लगेगा, कोई ना कोई कंडीशन देगा उससे पता लगेगा। अब पहले वाले में कंडीशन नहीं दिया तो हमने बोला रेस्ट पर है, अब कंडीशन दी इसने, वेलोसिटी दी तो मैंने फॉर्मूला लगाया। ठीक है, देगा तभी तो लगाएंगे ना। अब एक और क्वेश्चन है साहब, ये बोल रहा है कि इसको एक किक मारी हम, ये स्प्रिंग देखो अपनी ओरिजिनल लेंथ पे था, ये बोला है कि इसको मैंने किक मारा। अरे किक मारा क्या होगा, ये चलेगा नहीं चलेगा, है ना। किक मारते ही बोल रहा है इसकी वेलोसिटी दे दी। अब बोल रहा है कि बताओ सेंटर मास की वेलोसिटी कितनी होगी, इस सिस्टम के सेंटर मास की वेलोसिटी जब स्प्रिंग मैक्सिमम कंप्रेस्ड हो जाएगा। ठीक है, लिख लो क्वेश्चन, लिख लो, लिख लो। when force is applied on first particle, when force is applied on first particle, on first particle, on first particle, it will start motion with speed v, it will start motion with speed v, with speed v, it will start motion with speed v. Find out velocity of center of mass, velocity of center of mass, velocity of center of mass when spring compressed maximum, when spring compressed maximum, when spring compressed maximum। भैया जब मैक्सिमम कंप्रेस हो जाए
तब की बात कर रहा है साहब, बताओ कितना? जब स्प्रिंग मैक्सिमम कंप्रेस्ड हो जाए उस समय बोल रहा है कि बताइए कि यहाँ पर सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी कितनी। देखो किक मारी तो एक्सटर्नल फोर्स लगाया, और तभी तो ये चला। अब ये चलने लग गया, इसके चलने से आगे वाला चलेगा कि नहीं चलेगा? अब इसके चलने से आगे वाला चलेगा कि नहीं? या रुको, इसके चलने से स्प्रिंग दबेगा कि नहीं? दबने से इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स आएगा कि नहीं? इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स अपोज करेगा कि नहीं? किसका? आगे वाले का, पीछे वाले का, कि दोनों का? दोनों का। आगे वाले को चलाएगा, पीछे वाले को रोकेगा, मतलब आगे वाले भी कुल मिला के चलेगा। लेकिन ये जो कुछ भी हुआ वो किसकी वजह से? एक्सटर्नल की इंटरनल? अबे इंटरनल। अबे तुम तो किक मार के सरक लिए, अब ये जो कर रहे हैं आपस में कर रहे हैं कि तुम करवा रहे हो? अबे तुमने किसके साथ किया? दूसरे के साथ कि पहले के साथ? तुमने टच किसको किया, दूसरे को कि पहले को? लेकिन पहले को टच करने के बाद दूसरे पे प्रभाव दिखा, तो इसमें तुम्हारा मामला कि इनका आपस का अंतर का मामला? समझ रहे हो ना? एक को हाथ लगाने पे दूसरा कुछ ना कुछ बताने लग जाए, तो इसका मतलब उन दोनों के बीच में आपस में कुछ है। वो तुम्हारी वजह से कि उनका पहले से है? समझ रहे हो ना? तो ये अगर आगे वाला चलता है तो इसमें किसका हाथ? तुम्हारे किक मारने का हाथ, या इनका आपस का इंटरनल म्यूचुअल अट्रैक्शन, आपस का इंटरनल स्प्रिंग का इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स? मतलब कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। अरे मानते हो नहीं है? है ना? तो भैया जब कोई एक्सटर्नल नहीं है तो सेंटर ऑफ मास की जो वेलोसिटी पहले थी वही बाद में रहेगी। जो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी पहले थी वही क्या रहेगी? बाद में। मतलब मैं तो कहता हूं मैक्सिमम कंप्रेशन क्या, जब ये x/2 कंप्रेस होगा तब भी आंसर वही होगा, ये x/4 कंप्रेस होगा तो भी वही आंसर होगा। ये तो कंफ्यूज करने के लिए बोलता है मैक्सिमम कंप्रेशन। यार मैक्सिमम नहीं, कोई भी कंप्रेशन हो, है ना, जो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी पहले थी वही रहेगी। अब पहले कितनी थी पहले निकाल लो साहब। ये पहले डाटा आपको दिख रहा है, ये डाटा दिख रहा है, इसकी वेलोसिटी कितनी v, उसकी कितनी 0। क्या बोलेंगे साहब? m1 v1 प्लस m2 v2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी कितनी है? बोलो, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी कितनी है? v/2। तो किसी भी इंस्टेंट पे निकालो यही रहेगी। अबे x/2 कंप्रेशन पे निकालो तो भी यही रहेगी, मैक्सिमम कंप्रेशन पे निकालो तो भी यही रहेगी। कभी भी निकालो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी कितनी आएगी? कितनी आएगी? हाँ, v/2। क्वेश्चन खत्म हो गया भाई। समझ रहे हो मेरी भावना है? और मेरी बात पकड़ में आ रही है? बहुत सिंपल फंडा है, बहुत आसान कॉन्सेप्ट। तो भैया सेंटर ऑफ मास तुम्हारा खत्म हो गया। अब आता है लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन। तेरी आदतें खराब है तू, वैसे तू पीछे मच गया। चलो भाई, तो अब लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन कब लगता है साहब? आज लगेगा? पहले आज तो यही लगेगा, आज कुछ भी बोलो हम यही लगाएंगे। नहीं लगाओगे तो सही, लेकिन भीड़ में क्वेश्चन आता है आज के बाद तो कब लगेगा? जब सिस्टम पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना हो। ठीक है, मैंने न्यूटन सेकंड लॉ आपको बताया था। तो न्यूटन सेकंड लॉ से क्या बोलते थे? एक्सटर्नल फोर्स रेट ऑफ चेंज इन लीनियर मोमेंटम, ऐसा बोलते थे। अगर एक्सटर्नल फोर्स 0 है तो आप देख रहे हैं चेंज इन मोमेंटम क्या होगा? 0। और चेंज इन मोमेंटम 0 तो मोमेंटम क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। अरे रहेगा। क्या बोलोगे? इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। मतलब सिस्टम पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो ऐसे केस में लीनियर मोमेंटम क्या रहने वाला है? कंजर्व। और मेरी बात पकड़ में आ रही है भाई? अब कॉन्सेप्ट समझ रहे हो? मैं एग्जांपल देता हूं, है ना, ये तो मैथमेटिकल बात करी, मैं एग्जांपल देता हूं, है ना। अचानक से बम फट गया साहब। अब अगर अचानक से बम फटता है तो इसमें तुम्हारा कोई हाथ है क्या? मानते हो ना? नहीं है तुम्हारा हाथ। अरे किसी को लगता है हमारा हाथ है? किसी को लगता है कि साहब क्लिप तो हमने ही निकाला था, है ना? किसी को लगता है रिमोट का बटन हमने ही दबाया था? किसी को लगता है क्या? ठीक है, लगता है तो ये देखो क्लिप तुम्हारे सामने निकाला गया, क्या फटा क्या? ऐसे तो किसी का भी क्लिप निकालोगे फट जाएगा। अगर तुम्हारा हाथ है, क्या ऐसा होता है क्या? नहीं होता भाई, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं। कोई ये हुआ जो भी हुआ किसकी वजह से? इंटरनल केमिकल रिएक्शन। कोई सिस्टम पर एक्सटर्नल फोर्स नहीं है ना? तो लीनियर मोमेंटम क्या रहेगा साहब? कंजर्व। ठीक है, तो यार तुम चुपचाप पढ़ते क्यों नहीं यार? क्यों नेतागिरी करते रहते हो? तेरे को उससे क्या मतलब? तेरे को उधर से क्या मतलब? उधर से तेरे को क्या मतलब ये बता, है ना? तो चुपचाप पढ़, तो डिस्टर्ब मत करो। मतलब इस भाई को किसी ने बताया नहीं कि फैन के बटन होते कहाँ हैं? भाई तू घर में ही रहा ना शुरू से। पंखे के बटन कहाँ होते हैं? वो गोल गोल जो बटन होते हैं उसके पास होते हैं, देख।
ये कुछ भी दबा रहा है। चलो बस आओ देखो, सिस्टम पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना हो ऐसी जगह लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन। एक एग्जांपल है बम का फटना। दूसरा एग्जांपल है साहब गन बुलेट सिस्टम, बंदूक से गोली चलाना। अगर बंदूक से गोली चला रहे हैं तो इसमें भी हमारा कोई हाथ नहीं है, है ना। ऐसा मत बोलना ट्रिगर तो हमने दबाया था, है ना। तुम लोग यार कोई अंग्रेज आदमी, पंखे के बटन कहाँ होते हैं। चलो आओ देखो, तो एग्जांपल बता रहा था मैं। तो पहला बम का फटना, दूसरा गन बुलेट सिस्टम। अब ये गन बुलेट सिस्टम में बच्चों को गलतफहमी होती है कि साहब ट्रिगर तो हमने दबाया था, है ना। कहीं भी दबा दो तुम तो बटन दबा के आया भी ये पंखे का, गोली निकली यहाँ से, है ना। अभी गोली निकली क्या? तो ऐसा नहीं होता कि तुम्हारे ट्रिगर दबाने से गोली निकली। ठीक है, ये किसकी वजह से हुआ? स्प्रिंग के जो जो बंदूक के अंदर स्प्रिंग की स्टोर्ड पोटेंशियल थी, वो फाइनली गोली को किसकी फॉर्म में मिली? काइनेटिक। ठीक है, अब ऐसा मत बोलना अदालत में पहुंच जाओ कि जज साहब ये बंदूक से गोली चलने में हमारा कोई हाथ नहीं है ना। ये है न्यूटन थर्ड लॉ एक्शन रिएक्शन या लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन, है ना। वो जज साहब तुम्हारी शक्ल देखेंगे, वो बोलेंगे वाकई में न्यूटन थर्ड लॉ था, एक्शन रिएक्शन था, लेकिन जिसकी तरफ निशाना बांध के चलाना तेरे को सजा उसकी मिलेगी। अबे निशाना बांधने में तो तुम्हारा हाथ था कि नहीं था, है ना। तो यहाँ पर क्या है, निशाना बांधने की सजा मिलती है, ये गोली चलाने की सजा। ठीक है, हाँ, उस निशाने से जो नुकसान हुआ उसकी सजा मिल रही है। ऐसे तो समझ रहे हो, गोली तो तुम अखियों से मार देते हो, उसकी कोई सजा। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है, कोई एक्सटर्नल फोर्स ना हो तो ऐसे केस में लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन। मैं और एग्जांपल देता हूं, लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन के रॉकेट वाला केस। मैंने न्यूटन थर्ड लॉ जो पढ़ाया था तब आपको कहा था कि जहां न्यूटन थर्ड लॉ लगता है हर उस जगह लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन भी लगता है ना। न्यूटन थर्ड लॉ, तो उस समय रॉकेट का केस बताया था मैंने। रॉकेट ऊपर जाता है तो रॉकेट पर गैस फोर्स लगाती है, गैस पर रॉकेट फोर्स लगाता है, उनका आपस का मामला, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं, है ना। रॉकेट और गैस को एक सिस्टम मान ले तो कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं, तो यहां भी क्या रहेगा? लीनियर मोमेंटम कंजर्व। मैं और एग्जांपल दूं लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन के। ये अभी स्प्रिंग वाला केस पढ़ते हैं अपन, है ना। मैं इसको दोनों ब्लॉक को दबा के छोड़ देता हूं। अब अगर ये मोशन करते हैं तो किसकी वजह से? एक्सटर्नल फोर्स की इंटरनल फोर्स? कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, तो यहां भी क्या रहेगा? लीनियर मोमेंटम कंजर्व, है ना। वो नाव में खड़े हुए थे कल तुम, है ना, पानी के अंदर नाव खड़ी थी और नाव के अंदर तुम खड़े हुए थे और तुमने चलना शुरू किया था, है ना। सेंटर मास की पोजीशन को अनचेंज रखने के लिए नाव को चलना पड़ा था। अब नाव तुम्हारी वेलोसिटी होगी तो नाव की भी कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी ना। तुम्हें और नाव को एक सिस्टम मान लिया जाए तो कोई एक्सटर्नल फोर्स है क्या? नहीं है, ये तुम्हारा आपस का मामला। तुम नाव में सो जागो उछलो कूदो, इसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स, तो लीनियर मोमेंटम क्या रहेगा? कंजर्व। न्यूक्लियस से अल्फा बीटा गामा निकलते हैं साहब। अगर न्यूक्लियस से अल्फा बीटा गामा निकलते हैं तो इसमें तुम्हारा कोई हाथ होता है क्या? अबे तुमने पैदा करवाया क्या? वो न्यूक्लियस की अनस्टेबिलिटी ने पैदा करवाया। न्यूक्लियस अनस्टेबल हो गया, और न्यूक्लियस के अनस्टेबल होने में किसका हाथ? वो अंदर न्यूक्लियर फोर्स कमजोर पड़ गया साहब। न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूक्लियर फोर्स होता है वो जो वीक पड़ जाता है, कमजोर पड़ जाता है, तो न्यूक्लियस को बाउंड करके नहीं रख पाता है, वो अनस्टेबल हो जाता है। तो स्टेबिलिटी गेन करने के लिए वो अल्फा बीटा गामा पैदा करते हैं, है ना। अब वो अल्फा बीटा गामा निकालने में किसका हाथ? कोई बाहर वाले का कि अंदर वाले का? हाँ, अंदर वाला न्यूक्लियर फोर्स, वो कमजोर पड़ गया, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, तो यहां भी लीनियर मोमेंटम क्या रहेगा? कंजर्व। मैं ये सारे एग्जांपल दे रहा हूं, जहां कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है वहां लीनियर मोमेंटम क्या रहेगा? कंजर्व। चलो ये सारे क्वेश्चन अब हम करेंगे। हम मैं एग्जांपल क्वेश्चन से ही बताऊंगा तुम्हें। शुरू करो पहला क्वेश्चन। बंदूक चलाना शुरू करते हैं। पहले पहले हम बंदूक चलाते हैं। कंडीशन नोट कर लिया ना? तो क्या करते रहते हो? लाइटें देखते रहते हो, पंखे देखते रहते हो, और जो देखना वो देखते नहीं तुम। चलो पहला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन लिखो। मास ऑफ गन, मास ऑफ गन कैपिटल एम, मास ऑफ गन कैपिटल एम एंड बुलेट ऑफ मास स्मॉल एम, बुलेट ऑफ मास स्मॉल एम, bullet of mass small m fired from gun, fired from gun, fired from gun with speed v, with speed v, with speed v. Find out, find out first
first recoil velocity of gun, first recoil velocity of gun, recoil velocity of gun. Second recoil kinetic energy of gun, recoil kinetic energy of gun, recoil kinetic energy of gun. Third, if gun attached with spring, if gun attached with spring of spring coefficient k, of spring coefficient k, then find out maximum compression in a length of spring, maximum compression in a length of spring. देखो साहब, बंदूक से गोली चलाई गई, सबको पता है तुम्हारा कोई हाथ नहीं है, तो यहां पर क्या लगाओगे? लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन लगाओगे। क्या बोलोगे? इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। अरे ऐसा बोलोगे? अच्छा बताओ, पहले बंदूक दौड़ रही थी क्या? अरे बंदूक ने दौड़ते दौड़ते गोली चलाई क्या? ऐसा बोला क्वेश्चन में कुछ? तो ये बोलेंगे रेस्ट पर रहेगा। ठीक है। अच्छा, मोमेंटम कंजर्वेशन किस पे लगाओगे? गन पे, बुलेट पे कि सिस्टम पे? तो मतलब दोनों पे लगाओगे ना। तो पहले भी दोनों का मोमेंटम जीरो, तो बाद में दोनों का सम जीरो होना चाहिए। क्या बोलेंगे? इनिशियल मोमेंटम जीरो, बाद में मैं बोलूंगा बुलेट का मोमेंटम प्लस किसका? गन का मोमेंटम। अरे ऐसा बोलूंगा भाई। मोमेंटम क्या होगा? मास इनटू वेलोसिटी। ये मास ऑफ बुलेट, वेलोसिटी ऑफ बुलेट। ये होगा मास ऑफ गन, वेलोसिटी ऑफ गन। तो आप देख सकते हो वेलोसिटी ऑफ गन कितना आ जाएगा। ये वेलोसिटी ऑफ गन आएगा माइनस वेलोसिटी ऑफ बुलेट। ये होगा mb अपॉन mg होगा साहब। मास ऑफ बुलेट, मास ऑफ गन। अब मास दिया हुआ है साहब क्वेश्चन में आपको मास दिया हुआ है ना। इसका वेलोसिटी v, ये स्मॉल m और ये कैपिटल m। कंसेप्ट पकड़ में आ रहा है साहब? माइनस साइन क्या बता रहा है? माइनस साइन बता रहा है कि डायरेक्शन क्या होगा? ये अपोजिट टू द बुलेट होगा साहब। ठीक है, ये अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ बुलेट्स। बुलेट की डायरेक्शन के अपोजिट होगा। ये हम न्यूटन थर्ड लॉ के जमाने से जानते हैं। जिस डायरेक्शन में बंदूक गोली जाती है ना, बंदूक उसके अपोजिट जाती है। ये हमको पता है साहब। जिस डायरेक्शन में बुलेट जाएगा, गन कहाँ जाएगा? उसके अपोजिट जाएगा, है ना। ये अपोजिट झटका खाना, इसी को बोलते हैं रिकॉइल होना। अपोजिट डायरेक्शन में झटका खाना, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं रिकॉइल होना, है ना। तो अब मैंने क्वेश्चन पढ़ो, क्या पूछा मैंने? वेलोसिटी ऑफ गन पूछा या रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन पूछा? मैंने डायरेक्शन बोल दिया। अब मैंने डायरेक्शन बोल दिया, जब मैंने डायरेक्शन बोल दिया तो तुम सिर्फ क्या बताओगे? तुम सिर्फ मैग्नीट्यूड बताओगे। मेरी बात पकड़ में आ रही है? अगर मैं बोलता हूं वेलोसिटी ऑफ गन बताइए, तो माइनस साइन के साथ आंसर देंगे। मैं बोलता हूं रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन बताइए, तो फिर डायरेक्शन क्यों बताओगे? फिर तो खाली मैग्नीट्यूड बताओगे ना। तो यहाँ क्या बोलेंगे साहब? मैं लिख देता हूँ यहाँ, अगर बोलता है वेलोसिटी ऑफ गन, तो आंसर मैं क्या दूंगा? वेलोसिटी ऑफ गन तो मैं आंसर दूंगा साहब माइनस वी स्मॉल m अपॉन कैपिटल M। लेकिन मैं ऐसा बोलता हूं रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन, रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन, तो मैं आंसर क्या दूंगा? मैं सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड दूंगा साहब। डायरेक्शन मैंने बोल दिया, तो मैं आंसर दूंगा वी स्मॉल m अपॉन कैपिटल M। समझ पा रहे हो ना भाई? भाई क्वेश्चन में अगर डायरेक्शन बता देगा तो तुम माइनस साइन क्यों लगाओगे? माइनस साइन डायरेक्शन को तो बता रहा है ना, फिर तुम मैग्नीट्यूड बताओगे। ठीक है। और ये तो कंसेप्ट न्यूटन थर्ड लॉ के जमाने से जब हम जानते हैं कि जिस डायरेक्शन में गोली जाएगी, बंदूक उसके अपोजिट डायरेक्शन में झटके खाएगी। आज लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन से वेलोसिटी भी निकाल दिया हमने कि उसका इतना तो इसका कितना। ठीक है, समझ पा रहे हो भाई? अच्छा, अब ये रिकॉइल होना, ये तुम समझ में आ चुका है। मैंने बोला रिकॉइल काइनेटिक एनर्जी बताओ। सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है रिकॉइल काइनेटिक एनर्जी किसका? गन का। अब गन का काइनेटिक एनर्जी तो क्या बोलेंगे? हाफ मास ऑफ गन इनटू वेलोसिटी ऑफ गन का स्क्वायर। ऐसे ही बोलोगे ना साहब। वो गन की वेलोसिटी तुम निकाल चुके हो, यहाँ पे रख दो। ये गन का वेलोसिटी हम निकाल चुके हैं। ये मास ऑफ गन, वेलोसिटी ऑफ गन कितना साहब? माइनस वी स्मॉल m अपॉन कैपिटल M का स्क्वायर। ये हम सॉल्व करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ गन कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा हाफ, ये mg, ये सॉरी, ये हो जाएगा आपके पास m स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन ये कितना? मास ऑफ गन का स्क्वायर। एक 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 कैंसिल हो जाएगा, अब एक कैंसिल हो जाएगा। समझ पा रहे हो भाई? ये रिकॉइल काइनेटिक एनर्जी आ गया। ठीक है, ये गन के मास को कैपिटल M लिख दो,
ये लो, ये भी कैपिटल एम, ये भी कैपिटल एम, तो ये आंसर आ गया m²v²/2m। रिकॉइल काइनेटिक एनर्जी ऑफ गन। अब आगे की पिक्चर तुम्हें समझ में आ रही होगी। वो बंदूक जुड़ी हुई है स्प्रिंग से, अगर बंदूक पीछे की तरफ जाएगी तो स्प्रिंग दबेगी कि नहीं? बोला मैक्सिमम कितना दबेगी, है ना? सबको पता है कब तक दबती है। अरे कब तक दबती है? जब तक है जान। अरे जब तक पूरी की पूरी काइनेटिक एनर्जी खत्म नहीं हो जाती, पूरी काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल में नहीं बदलेगी, तब तक दबेगी। तो यहां पर क्या करना है, इस काइनेटिक को पोटेंशियल में बदलना है, यानी किसके बराबर? हाफ के एक्स स्क्वायर। तो तीसरा क्वेश्चन खत्म हो गया। लो ये लो, तीसरे क्वेश्चन में क्या बोलेंगे, ये काइनेटिक एनर्जी ऑफ गन कन्वर्ट होगा किस में? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग, ये स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी में। लो साहब आंसर क्या बोलेंगे, हाफ m²v² अपॉन ये कैपिटल एम, ये क्या हो जाएगा साहब, हाफ के एक्स मैक्सिमम स्क्वायर। ये एक्स मैक्सिमम सॉल्व करें तो आंसर क्या बन गया, ये बन गया साहब mv/रूट कैपिटल एम इंटू के। आ रहा है साहब, है ना? ये मैक्सिमम कंप्रेशन आ गया, मैक्सिमम कंप्रेशन इन ए लेंथ ऑफ स्प्रिंग। स्प्रिंग की लेंथ में इतना कंप्रेशन होगा। समझ पा रहे हो साहब? स्प्रिंग को, स्प्रिंग से अटैच कर दिया बंदूक को, अब बंदूक पीछे झटके खाएगी तो स्प्रिंग कंप्रेस होगी। हालांकि अपने हिंदी पिक्चर के हीरो लोग जो होते हैं उनके हाथों में स्प्रिंग लगी होती है, अंदर इनबिल्ट होती है, वो कितनी भारी बंदूक चलाएं वो अंदर झटके नहीं खाते। हाँ भाईजान, है ना? वो अंदर ही अंदर, मतलब समझ रहे हो, होता ना असली हीरो, सब कुछ बोले अंदर ही अंदर झेल जाएगा, वो सब कुछ झेल जाते हैं वो, बंदूक के झटके, गोली के झटके। अच्छा गोली भी लगती है ना हीरो को तो वो पहले देखता है, अच्छा मुझे लगी क्या, फिर उसको एहसास होता है हाँ मुझे ही लगी, बोले अब तो गिरना पड़ेगा। तो भैया जहां हमारा कोई हाथ ना हो वहां पे लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन। आ रहा है सबको? चलो और देता हूं फिर, लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन पर और क्वेश्चन लो साहब। सबका आ गया? लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन। आगे साहब, मिटा दूं इसे? चलो एक क्वेश्चन और लिखो, अगला लिखो। लिखो न्यूक्लियस, न्यूक्लियस ZXA, न्यूक्लियस ZXA, ये जानते हो ना ZXA? जेड एटॉमिक नंबर, ए मास नंबर, अरे जानते हो ना? न्यूक्लियस ZXA emit one alpha particle, emit one alpha particle, emit one alpha particle, one alpha particle, then find out first recoil velocity of remaining nucleus, recoil velocity of remaining nucleus, recoil velocity of remaining nucleus। ये रिमेनिंग न्यूक्लियस को डॉटर न्यूक्लियस भी बोलते हैं। शक्ल से मुझे तुम लोग थोड़े थोड़े पढ़े लिखे दिखाई देते हो, नहीं दिखते? ये डॉटर न्यूक्लियस नाम नहीं सुना तुमने? इसी को तो बोल रहा हूँ पढ़ा लिखा, नाम सुना है मतलब, और क्या उम्मीद रखो तुमसे? बहुत जानते होते तो यहाँ थोड़ी बैठे होते। समझ रहे हो? थोड़े थोड़े बोल रहा हूँ, थोड़े थोड़े का मतलब थोड़ा, जब नाम लिया जाए तो तुम ऐसा पहचान सको कि हाँ ऐसा सुना था। क्या होता है वो तो अब ढंग से गहराई से जानोगे तुम, ठीक है? ये डॉटर न्यूक्लियस सुना नाम तुमने? ये रिमेनिंग न्यूक्लियस को डॉटर न्यूक्लियस ही बोलते हैं। चलो अभी बताऊंगा क्यों बोलते हैं, है ना? तो फर्स्ट क्या लिखा साहब, रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ रिमेनिंग न्यूक्लियस, या ब्रैकेट में लिख लो डॉटर न्यूक्लियस, ब्रैकेट में लिख लो डॉटर न्यूक्लियस, डॉटर न्यूक्लियस। सेकंड if release energy, if release energy is capital Q, release energy is capital Q, then find out kinetic energy of alpha particle and daughter nucleus, kinetic energy of alpha particle and daughter nucleus, kinetic energy of alpha particle and daughter nucleus,
काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल एंड डॉटर न्यूक्लियस। अल्फा और डॉटर की काइनेटिक एनर्जी आपसे पूछ रहा है। चलो क्वेश्चन पे आओ। जेड एक्स से न्यूक्लियस, इससे अल्फा निकला। ये अल्फा पार्टिकल को हम हीलियम न्यूक्लियस भी बोलते हैं साहब। ये हीलियम न्यूक्लियस को लिखने का तरीका क्या होता है? 2He4, ऐसा लिखते हो ना साहब। ये निकलने के बाद जो रिमेनिंग न्यूक्लियस बचा ना, ये रिमेनिंग न्यूक्लियस क्या होगा? एक बार रिएक्शन बैलेंस करके देखो। ये जेड एक्स से न्यूक्लियस, इससे एक अल्फा निकला 2He4। अब रिएक्शन को बैलेंस करो, चार्ज कंजर्वेशन लगाओ। पहले चार्ज जेड था, बाद में भी जेड होना चाहिए। ये 2 है तो क्या बचेगा? न्यूक्लियस ही बदल गया साहब। पहले न्यूक्लियस एक्स था, अब न्यूक्लियस क्या हो गया? वाई। मास नंबर कंजर्वेशन लगाओ साहब। ये ए, ये 4 तो क्या होगा? A-4। और साथ में रिलीज एनर्जी को क्या बोल रहा है साहब? क्यों? ये रिएक्शन लिखा मैंने तुम्हारे सामने, समझ पा रहे हो? अब बताओ साहब, जेड एक्स से न्यूक्लियस से एक अल्फा निकलने के बाद ये बचता है ना, अरे जो पैदा करता है इसको बोलते हैं पेरेंट न्यूक्लियस। ये कौन सा न्यूक्लियस कहलाता है साहब? पेरेंट न्यूक्लियस। और जो रिमेनिंग बचता है, ये रिमेनिंग बचा ना, अरे रिमेनिंग इसी को बोलोगे ना। इस रिमेनिंग न्यूक्लियस को नाम देते हैं डॉटर न्यूक्लियस। क्यों बोलते हैं इसको डॉटर? अरे डॉटर ही क्यों बोलते हैं? क्योंकि आगे ये भी पैदा करेगा, और जब तक पैदा करता रहेगा जब तक किसी स्टेबल न्यूक्लियस में ना बदल जाए, है ना। जब मतलब क्या होता है, इसने आज अल्फा निकाला है ना, ये कुछ और बन गया है, थोड़े दिनों बाद कुछ और बनेगा, फिर कुछ और बनेगा। कब तक करता रहेगा? जब तक किसी स्टेबल में नहीं बदलता। ये प्रॉपर्टी जानते हो भाई? नहीं जानते हो? नहीं जानते हो तो ये समझ लो भैया, ये पेरेंट होता है और ये बचता है ना, इसको बोलते हैं डॉटर, है ना। ये डॉटर। आ जाओ साहब, क्या बचा? ये बचा Z-2Y A-4। अरे बचा भाई। ये बोल रहा है कि इसकी वेलोसिटी बताओ। अगर अल्फा की वेलोसिटी आपको दे दी गई है v, तो बोल रहा है कि इस डॉटर की वेलोसिटी बताइए, डॉटर की वेलोसिटी कितनी होगी। क्वेश्चन समझ में आया भाई? मुझे बताओ, इसमें तुम्हारा कोई हाथ था क्या? अरे न्यूक्लियस से अल्फा निकालने में तुम्हारा कोई हाथ था क्या? नहीं था। तो लीनियर मोमेंटम क्या रहेगा? लगाओ लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन। किस पे लगाओगे? यहां पर न्यूक्लियस पर, या अल्फा पर, या दोनों पर? दोनों पर। पहले मोमेंटम 0 था भाई, दौड़ते दौड़ते थोड़ी पैदा कर रहा है, ठीक है। बाद में भी 0 होना चाहिए, तो बाद में अल्फा का प्लस डॉटर का, तो 0 बराबर P अल्फा प्लस P डॉटर। अच्छा मैग्नीट्यूड देखो तो बराबर आ रहा है साहब, जितना डॉटर का है उतना ही अल्फा का है, लेकिन डायरेक्शन क्या आ रही है? डायरेक्शन अपोजिट आ रही है, देख सकते हो। ये डॉटर का मोमेंटम और अल्फा के मोमेंटम का मैग्नीट्यूड बराबर, माइनस साइन बता रहा है कि डायरेक्शन क्या होगी? डायरेक्शन अपोजिट होगी। मैं आपको क्लियर कर दूं भैया, जब जब दो के बीच में लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन लगाओगे ना, डायरेक्शन हमेशा अपोजिट आएगी, है ना। इससे पहले वाला केस देख लो, बंदूक और गोली, दोनों की डायरेक्शन क्या थी? अपोजिट थी कि नहीं थी? यहां भी क्या आ रहा है? दो के बीच में लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन, जिधर अल्फा जा रहा है, ये बचा हुआ डॉटर न्यूक्लियस कहां जा रहा है? उसके अपोजिट, है ना। जब जब दो के बीच में लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन लगता हुआ दिखे, हमेशा डायरेक्शन क्या मिलने वाला है? अपोजिट, है ना। जिधर अल्फा गया, रिमेनिंग न्यूक्लियस उसके अपोजिट। चलो आ जाओ साहब, यहां पर मुझे क्या निकालना है? वेलोसिटी। मैं क्या बोलूंगा? एम अल्फा वी अल्फा प्लस एम डॉटर वी डॉटर, ऐसा बोलूंगा ना। तो देख सकते हो डॉटर का वेलोसिटी कितना आ गया? ये आ गया साहब -v अल्फा एम अल्फा अपॉन एम डी। मास बताओ, तुरंत मास बताओ अल्फा और डॉटर का। अल्फा और डॉटर का मास बताओ। ये अल्फा अल्फा पार्टिकल ये होता है साहब, देख के बताओ मास कितना? 4 क्या? 4 AMU। और डॉटर का A-4 AMU। यहाँ रख दो साहब डॉटर। ये डॉटर का वेलोसिटी कितना आता है? -v अल्फा, ये हो जाएगा 4 अपॉन A-4। कौन सा पकड़ में आया साहब? ये डॉटर का, ये माइनस साइन क्या बता रहा है? माइनस बता रहा है साहब अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ अल्फा, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ अल्फा। अल्फा के अपोजिट जाएगा साहब। जिस डायरेक्शन में यहाँ अल्फा जाएगा, डॉटर न्यूक्लियस कहाँ जाने वाला है? उसके अपोजिट। कौन सा पकड़ में आया साहब? और मेरी बात पकड़ रहे हो भाई? अभी समझ रहे हो? जिस डायरेक्शन में अल्फा जाएगा, डॉटर उसके अपोजिट जाएगा। ये माइनस साइन इतना, वेलोसिटी सेम नहीं, हाँ मोमेंटम का मैग्नीट्यूड क्या रहेगा? सेम। दूसरे क्वेश्चन में आओ। ये बोल रहा है काइनेटिक एनर्जी। ये बोल रहा है कि काइनेटिक एनर्जी कितना होगा। रुकना है, इस पॉइंट को सुन लेना और समझ लेना। मैं आपको फिर से क्लियर कर रहा हूं, सुनना। जब ये न्यूक्लियस से अल्फा निकलता है ना, तो वो जो रिलीज एनर्जी होती है ना, वो काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में जाती है। और काइनेटिक एनर्जी खाली अल्फा को नहीं मिलती, अल्फा और डॉटर दोनों को मिलती है। आप देख रहे हो अल्फा के निकलने से डॉटर पीछे की तरफ भागा कि नहीं भागा? अरे अल्फा के निकलने से डॉटर अपोजिट डायरेक्शन में भागा कि नहीं भागा? अगर भागा तो इसका मतलब दोनों चल रहे हैं, दोनों चल रहे हैं, इसका तो दोनों के पास काइनेटिक एनर्जी है। ये कहां से आया? वो जो जो एनर्जी रिलीज होता है ना, वो इन दोनों में बटता है काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म। अब बांटने की कला तुम जानते हो? अरे बांटना जानते हो भाई? अबे तुम तो उधार लेके बांट देते हो। बांटने की कला जानते हो ना?
किसको बांटना है, अल्फा को, डॉटर को, कि दोनों को? बराबर बराबर या अलग अलग? मास के इनवर्स रेशियो, है ना? तो बांट दो साहब। ये दूसरा वाला मुझे पता है, क्यू को मैं बांटूंगा, है ना? और कैसे बांटूंगा? मास के इनवर्स रेशियो में। अब काइनेटिक एनर्जी आपको पता है p² / 2m, साफ साफ दिख रहा है p अल्फा बराबर p डॉटर है, तो यहां से काइनेटिक एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू m आएगा। अच्छा, यहां तो मैं एग्जैक्ट वैल्यू पूछ रहा हूं, एक बार थियोरेटिकल क्वेश्चन ही आया, किसको ज्यादा मिलेगा, अल्फा को ज्यादा मिलेगा कि डॉटर को? जिसका मास ज्यादा होगा उसको कम। किसका मास ज्यादा है, अल्फा का मास ज्यादा है या डॉटर का? डॉटर का मास ज्यादा है, इसलिए अल्फा को ज्यादा मिलेगा और डॉटर को कम मिलेगा, है ना? ये अपने AIBMT में आया हुआ क्वेश्चन है भाई, थियोरेटिकली पूछा इसने कि किसको ज्यादा किसको कम एनर्जी रिलीज होगी ना, किसको ज्यादा किसको कम, तो यहाँ सीधे दिख रहा है। चलो एग्जैक्ट निकालते हैं, एग्जैक्ट निकालो तो काइनेटिक एनर्जी का रेशियो कितना हो गया, ये KE अल्फा अपॉन KE डॉटर, ये क्या मिलेगा साहब, M डॉटर अपॉन M अल्फा। आओ साहब, अल्फा को कितनी काइनेटिक एनर्जी मिलेगी, ये अल्फा को मिलेगी MD अपॉन MD प्लस M अल्फा इंटू Q, इतना मिलेगा भाई। और डॉटर को कितना मिलेगा, ये डॉटर को मिलेगा साहब M अल्फा अपॉन MD प्लस M अल्फा इंटू Q मिलेगा भाई। ये देख सकते हो, बांट दिया मैंने, मास के इनवर्स रेशो में बांट दिया। Q को बांटना है, ये Q जो एनर्जी रिलीज हुई थी ना, क्वेश्चन ने बोला मैंने, उसको दोनों में बांटो, ये मास के इनवर्स रेशो में बांटना, ये बांटना समझ रहे हो ना भाई? अरे ये पहली बार बांट के दिखा रहा हूँ कि कई बार बांट चुका, है ना? ये मैं समझ रहा हूँ ना क्या कर रहा हूँ मैं, ये बांटना जानते हो ना भाई? मास रखो, दोनों का मास रखो, डॉटर का मास बोलो, डॉटर का मास बोलो A-4, अल्फा का मास 4, तो ये कितना बनता है, ये बनता है साहब A-4 अपॉन A इंटू Q, और ये बनता है साहब 4 अपॉन A इंटू Q। ये भैया मास के इनवर्स रेशो में हमने बांट दिया साहब, किसको कितना मिला तुम्हारे सामने, ठीक है? ये एग्जैक्ट वैल्यू पर भी क्वेश्चन बनता है, ये तुम मॉडर्न फिजिक्स पढ़ोगे ना, वहां मिलेगा तुम्हें ऐसा क्वेश्चन। और यहाँ अपने अपने मॉड्यूल में भी एक्सरसाइज में तुम्हें ये मिलेगा, किसको ज्यादा मिला किसको कम मिला, है ना? ये देख सकते हो, अल्फा को ज्यादा और डॉटर को क्या मिलेगा, कम। बात पकड़ में आ रही है सब? जिसका मास ज्यादा उसको कम मिलेगा, जिसका कम उसको ज्यादा मिलेगा। बांटा हमने मास के इनवर्स रेशो में, तो ये बांट दिया साहब, एग्जैक्ट वैल्यू कितना कितना। ये दो तरह के क्वेश्चन आते हैं जो मैंने बताया। अच्छा, वो डॉटर की वेलोसिटी पूछी मैंने, रिकॉइल वेलोसिटी पूछी, तो माइनस साइन लगाओगे क्या? हाँ, फिर मैग्नीट्यूड बता देना, ये तो कंसेप्ट पहचान गए तुम, है ना? रिकॉइल मतलब डायरेक्शन बोल रहा है, जब वो डायरेक्शन बोल रहा है तो तुम क्यों बताओगे, जब उसने बोल दिया तो तुम तो मैग्नीट्यूड बताओगे ना। डॉटर का मास मैं बताऊं, अल्फा कौन पैदा करते हैं पता है? अल्फा पैदा करते हैं भारी न्यूक्लियस, हैवी, मास नंबर जिनका 200 के ऊपर होता है, मास नंबर 200 के ऊपर। अब सोच ले, अगर 200 के ऊपर तो A-4 भी 200 के आसपास, A-4 200 के आसपास है ना, तो ये डॉटर ही भारी होगा अल्फा से। तो अल्फा का तो A कितना है, 4 है, और वो 200 है, कौन ज्यादा, 4 की 200? किसका मास ज्यादा, अल्फा का कि डॉटर का? डॉटर का कि अल्फा का? हाँ, डॉटर का ज्यादा है। अबे डॉटर का मास ज्यादा है। अबे ये छोटे वाले पैदा करते हैं क्या, बच्चे पैदा करते हैं बड़े? पीरियोडिक टेबल में जिनका मास नंबर कम होता है, हल्के न्यूक्लियस, वो अल्फा बीटा गामा नहीं निकालते, अल्फा बीटा गामा भारी वाले निकालते हैं, भारी वाले। ये तो रेडियो एक्टिविटी जब पड़ेगा ना, वहां बताते हैं क्यों भारी नहीं क्यों पैदा किया, हल्को नहीं क्यों पैदा नहीं किया। वैसे तो तू शक्ल से समझदार लगता है, पैदा कौन करते हैं, बड़े ही करते हैं ना। अभी समझ रहे हो? तो भैया अल्फा और डॉटर का काइनेटिक एनर्जी आपके पास आ गया, तो ये जहां हमारा कोई हाथ ना हो वहां पे क्या लगने वाला है, लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन। चलो और एग्जांपल लेते हैं, मिटा दूं इसे, अरे मिटा दूं इसे, ये लो साहब, एक एक किलो, एक साहब ये 2 किलो, ये स्प्रिंग कॉफिशिएंट है साहब 1000 न्यूटन पर केजी, न्यूटन पर मीटर या जूल पर केजी, ये न्यूटन पर मीटर, ये दिया हुआ है साहब। स्प्रिंग, एक स्प्रिंग से दो अटैच कर दिए, 1 किलो 2 किलो,
ये बोल रहा है कि इसको यहां पर 1 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर खींचा और छोड़ दिया। लो साहब, हमने 10 सेंटीमीटर खींचा और छोड़ दिया। ये 2 मास स्प्रिंग है ना। ये स्प्रिंग को हमने 10 सेंटीमीटर खींचा, ठीक है। ये किया साहब एक्सटेंड किया साहब 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर मतलब क्या दिया? चेंज इन लेंथ दिया। अरे स्प्रिंग की लेंथ की चेंज इन लेंथ? हाँ, चेंज इन लेंथ मतलब एक्स दे दिया आपको, एक्स दे दिया 10 सेंटीमीटर, है ना। ये 1 किलो 2 किलो, ये दोनों हमने स्प्रिंग को पकड़ा, खींचा और छोड़ दिया। अब रिलीज कर दिया साहब। लो साहब, रिलीज कर दिया। बताओ ये मास वापस आएंगे या नहीं आएंगे? आएंगे। तो ये बोल रहा है कि जिस समय ये इनिशियल वेलोसिटी दोनों का कितना है? 0। जिस समय स्प्रिंग अपनी ओरिजिनल लेंथ पे पहुंचेगा, इन ये आपको बोल रहा है दोनों मास का वेलोसिटी बताओ, ठीक है। जिस समय स्प्रिंग अपने ओरिजिनल लेंथ पे पहुंचेगा, ये बोल रहा है इन दोनों मास का वेलोसिटी बताइए। दोनों मास का वेलोसिटी बताइए। क्वेश्चन समझ रहे हैं भाई? अरे क्वेश्चन समझ रहे हो? अबे समझ रहे हो तो लिख लो, फिर लिख लो। फाइंड आउट वेलोसिटी ऑफ बोथ मास। वेलोसिटी ऑफ बोथ मास when spring attain its original length. 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 जिस दिन स्प्रिंग अपनी ओरिजिनल लेंथ पे पहुंच जाए, उस समय बोल रहा है कि बताइए साहब कि यहां पर कितना होगा। दोनों मास का वेलोसिटी बोला ना मैंने? अरे वेलोसिटी बोला कि काइनेटिक एनर्जी बोला? वेलोसिटी बताओ साहब। और सिंपल देखो, यहां भी मैं आपको बता दूं, यहां भी हम क्या बांटने वाले कंसेप्ट से करते हैं। जब मैंने खींचा था तो इसके पास क्या था? अरे जिस दिन मैंने खींचा था उस समय उसके पास क्या था? काइनेटिक की पोटेंशियल। काइनेटिक नहीं था क्या? छोड़ा है उस समय तो वेलोसिटी 0 है, तो काइनेटिक नहीं है, ओनली क्या है? पोटेंशियल। जब स्प्रिंग अपनी ओरिजिनल लेंथ पे आ जाएगी तो क्या पोटेंशियल होगा? क्या सब खत्म हो जाएगा? कहां जाएगा? काइनेटिक में। किसको मिलेगा? पहले को, दूसरे को, कि दोनों को? बराबर बराबर मिलेगा। मतलब बांटना है कैसे? मास के इनवर्स रेशियो में, क्योंकि मोमेंटम सेम रहेगा। बांट दो तो बेटे, क्या हो, बांटो जल्दी से। पहले जो अंदर स्टोर था वो एनर्जी दोनों को बांटेंगे और मास के इनवर्स रेशियो में बांटेंगे। अब बांटेंगे तो फिर उससे क्या होगी? दोनों की काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। वो हाफ एम वी स्क्वायर करोगे तो वेलोसिटी आ जाएगा। वो हाफ एम वी स्क्वायर करोगे तो वेलोसिटी आ जाएगा ना। भाई कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, इसलिए मोमेंटम सेम, और मोमेंटम सेम इसलिए मास के इनवर्स रेशियो में बांट रहे हैं। है ना भैया? अभी स्टोर्ड एनर्जी कितना है? ये पोटेंशियल एनर्जी है हाफ के एक्स स्क्वायर। ये सॉल्व करो, कितना आता है साहब? के का वैल्यू 1000, एक्स का वैल्यू 10 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को भी मीटर में बदलो, कितना मिल रहा है? ये मिल रहा है 10⁻⁻1 100, तो 5 जूल आ रहा है साहब। अंदर स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी है 5 जूल। ये 5 जूल को दोनों में बांटना है, दोनों की काइनेटिक एनर्जी में बांटना है। और कैसे बांटना है? पी सेम है तो मास के इनवर्स रेशो में। मास के इनवर्स रेशो में तो ke1 अपॉन ke2, ये कितना आता है? m2 अपॉन m1। वे 2:1 के रेशो में बांटोगे। पहले को कितना मिलेगा? पहले को कितना मिलेगा? 2/2 + 1 × 5 जूल। अरे मिलेगा। दूसरे को कितना मिलेगा? दूसरे को मिलेगा 1/2 + 1 × 5 जूल। ये इक्वल टू क्या होगा? ये होगा साहब हाफ m × v1²। ये भी क्या होगा? हाफ m × v2²। मास दे रखे ना आपको, सॉल्व कर डालो साहब। v1 कितना? v1 कितना? यहां से ये 2 उधर जाएगा 4, 4 और 5 कितना हो गया? 20, 20/3 √20/3। ये आ रहा है साहब √20/3 मीटर पर सेकेंड आ रहा है। v2 बोल दो जल्दी से। ये √5/3, ये v2 आ गया √5/3। कौन सा पकड़ में आया भाई? तो ये बांटने की कला, ये तुम अच्छी तरह जानते हो। अरे जानते हो ना। अच्छा, स्प्रिंग अगर ये ओरिजिनल लेंथ पे नहीं होती, मैं बोलता कि स्प्रिंग अभी भी पहले 10 सेंटीमीटर मैंने खींची थी, अभी भी 5 सेंटीमीटर खींची हुई है। अगर मैं बोलता कि मैंने 10 सेंटीमीटर खींचा था, अभी भी 5 सेंटीमीटर खींचा हुआ है,
तो इस समय स्प्रिंग के पास पोटेंशियल एनर्जी होता है या नहीं होता? तो क्या पूरा बांट देते क्या? मतलब जल्दबाजी मत कर देना, ऐसा नहीं खुशी खुशी में पूरा बांट दो हमें। मतलब ठीक है, सामने वाला तुम्हें अच्छा दिख रहा है तो ये थोड़ी कुछ भी दे दोगे, सब कुछ दे दोगे, बोले हम तो सब लुटा देंगे। अबे पूरा नहीं बांटना होता है ना? जितना चेंज होता है ना, जितना कम होता है उतना बांटना होता है। वो मेरी भावनाएं समझ रहे हो? क्या होता है, इसी क्वेश्चन को अगर मैं बोलता कि पहले 10 सेंटीमीटर खिंचा हुआ था, अब ये 5 सेंटीमीटर खिंचा हुआ है, बताओ दोनों की वेलोसिटी। तो अगर 5 सेंटीमीटर खिंचा हुआ है तो कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी अभी भी तो होगी ना। तो वो तो रखोगे ना उसके पास, क्या वो भी बांट दोगे? बोले हम तो पूरा बांटेंगे, है ना? पूरा बांटोगे या जो कम हुआ वो बांटोगे? हाँ, तो शुरू में देख लो कितना था, 10 सेंटीमीटर में कितना था, 5 में कितना है, वो जितनी कमी हो गई उसको बांट दो। अरे बांट दोगे ना? मतलब ऐसा नहीं खुशी खुशी में पूरा बांट दो। हाँ बोल बोल। ये वही तो लगा रखा है। ये क्वेश्चन याद कर, मैंने वर्क एनर्जी थ्योरम में कराया था। ये कराया था मैंने पहले 15 अगस्त 26 जनवरी वाला तरीके से कराया था, है ना? पहले 2 इक्वेशन आई थी, एक लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन से, एक मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन से, फिर उससे V1 V2 निकाला था। याद कर, पुराने दिनों को याद कर, अभी ज्यादा दिन पुराने नहीं हुए, पिछले हफ्ते ही, है ना? अभी हाँ 26 जनवरी के आसपास ही, समझ ये मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन से किया था अपन ने। और फिर मैंने वहां जुगाड़ ही बताया था, मैंने कहा बांट दो, बांटने वाला तरीका। चलो इसी क्वेश्चन का एक पार्ट और लिखो, इस क्वेश्चन का एक पार्ट और लिखो। लिखो, इन ए प्रीवियस प्रॉब्लम, इन ए प्रीवियस प्रॉब्लम, इन ए प्रीवियस प्रॉब्लम, find out kinetic energy of both particles, kinetic energy of both particles, kinetic energy of both particles when spring, when spring, when spring extends 5 centimeter, when spring extend 5 centimeter, when spring extend 5 centimeter। ठीक है, 5 सेंटीमीटर अभी भी खींची हुई है, बोल रहा बताओ कितना। तो पहले कितना था? पहले 5 जूल था। अरे पहले 5 जूल था, इनिशियल 5 जूल था। अब स्प्रिंग अगर 5 सेंटीमीटर खिंचा हुआ है तो कितना होगा? ये हाफ 1000 इंटू 5 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को मीटर में बदल दो। अब कितना साहब सॉल्व करो, ये 25, ये 1.25 आ जाएगा साहब, 1.25 जूल आ गया। अरे आ गया भाई। बताओ, शुरू में इतना था, अब इतना रह गया। शुरू में 10 सेंटीमीटर खिंचा हुआ था तो इतना था ना, अब 5 सेंटीमीटर खिंचा हुआ है तो इतना है ना। तो चेंज कितना हुआ? जो चेंज हुआ, जो लॉस हुआ, पोटेंशियल एनर्जी का लॉस हुआ, वही तो काइनेटिक में जाएगा। कितना लॉस हुआ? 5 माइनस 1.25, यानी कितना? 3.75 जूल का लॉस हुआ। मतलब पूरा बांटोगे या 3.75 बांटोगे? बोलो पूरा के 3.75। हाँ, तो यहाँ 5 की जगह 3.75 कर दो, बांटोगे तो वही मास के इनवर्स रेशो। ये 3.75 जूल, ये 3.75 जूल। कौन से पकड़ में आ रहा है सर? ये पोटेंशियल एनर्जी का जो लॉस होगा वो कन्वर्ट होगा किसकी फॉर्म में? काइनेटिक एनर्जी। हाँ कि ना बोलो, बना लो इसे। जो लॉस हुआ वो काइनेटिक में गया। मतलब ऐसा ना हो कि खुशी खुशी में तुम पूरा ही बांट दो, बोले हमारे पास तो जो है सब दे देंगे हम। वो जिस परिस्थिति में है वहीं के आंसर बताने आप। वो स्प्रिंग ओरिजिनल लेंथ पे पहुंचा था इसलिए हमने पूरा बांट दिया था। तो ऐसा नियम नहीं है कि हमेशा पूरा बांटना है। पहचान लोगे? कर लोगे और बांट लोगे? चलो एक और लो फिर क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और लो साहब। लिखो अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। लिखो, न्यूक्लियस ऑफ मास नंबर ए, न्यूक्लियस ऑफ मास नंबर ए initially present at rest,
initially present at rest, initially present at rest, suddenly it exploded, suddenly it exploded in two parts, suddenly it exploded in two parts, of velocity ratio 1:8, of velocity ratio 1:8, velocity ratio 1:8, velocity ratio 1:8. Find out ratio of its size, find out ratio of its size, find out ratio of its size. साइज का रेशो पूछ रहा है साहब, वेलोसिटी का रेशो दिया है 1:8, बोल रहा है साइज का रेशो बताइए साहब। ठीक है, ये वेलोसिटी का रेशो आपको दिया हुआ है 1:8, है ना, इन दोनों की वेलोसिटी का रेशो 1:8, बोल रहा है साइज का रेशो बताइए। ठीक है, अब थोड़ा सा ये न्यूक्लियर फिजिक्स की प्रॉपर्टी यहां पर यूज हो रही है, मैं आपको याद दिलाऊं, न्यूक्लियर फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा आर इज प्रोपोर्शनल टू ए की पावर 1/3, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? ये जानते हो कि नहीं जानते हो? बस ये साइज का रेशो मतलब रेडियस का रेशो, तो रेडियस का रेशो क्या बोलूंगा, R1/R2 बराबर A1/A2 की पावर 1/3। मतलब हमें क्या चाहिए, हमें वेलोसिटी का रेशो चाहिए कि मास का रेशो चाहिए? अरे क्वेश्चन में हमें वेलोसिटी का रेशो दे रहा है, जबकि चाहिए किसका, मास का। तो भैया मास का रेशो निकालो। कैसे निकाले साहब? अगर ये फूटा तो क्या तुमने हथौड़ा चलाया क्या? अरे न्यूक्लियस अगर दो पार्ट में टूटा तो तुमने तोड़ा कि अपने आप टूटा? कोई एक्सटर्नल फोर्स है क्या? तो लीनियर मोमेंटम कंजर्व लगाओ साहब। भाई आज तो आंख बंद करके कोई भी क्वेश्चन दूंगा, लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन लगाओगे ही लगाओगे, लेकिन बार बार तुम्हें याद दिला रहा हूं, हर क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले मैं तुम्हें याद दिला रहा हूं कि लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन मैं क्यों लगा रहा हूं, क्योंकि यह कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। लगाओ साहब, पहले इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल। मुझे बताओ, ये दौड़ते दौड़ते फूटा कि बैठे बैठे फूटा? अरे ये पहले रेस्ट पे था कि नहीं था? तो पहले मोमेंटम जीरो, बाद में होगा पहले का मोमेंटम प्लस दूसरे का मोमेंटम। अब पहले का मोमेंटम बोले तो A1V1, दूसरे का क्या होगा A2V2। तो भैया A1/A2 बराबर आएगा -V2/V1। मास तो नेगेटिव होता नहीं है, मास नेगेटिव नहीं होता तो इसका मैग्नीट्यूड ले लो, इसका मैग्नीट्यूड ले लो V2/V1। बताओ साहब, ये 1:8 दिया हुआ है, ये 1:8, तो ये 8:1 हो गया, ये मास का रेशो आ गया, मास का रेशो आ गया, यहां रख दो, क्वेश्चन खत्म हो गया। ये 8/1 की पावर 1/3, आंसर कितना? आंसर आ गया 2:1। साइज का रेशो आ गया साहब 2:1। आ रहा है, अबे आ रहा है, मतलब लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन, जहां कोई एक्सटर्नल फोर्स ना हो, हर उस जगह क्या लगने वाला है, लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन। ठीक है, अच्छा ये तो तुम जानते हो, ये डायरेक्शन अपोजिट होगा, जब जब दो के बीच में लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन लगाओगे ना, डायरेक्शन हमेशा अपोजिट आएगा, है ना। बंदूक से गोली चली, अपोजिट, न्यूक्लियस से अल्फा निकला, अपोजिट, ये देखो दो टुकड़े हुए, ये भी अपोजिट। हाँ बेटा, ये ऑप्शन पे डिपेंड करेगा, ऑप्शन पे डिपेंड करेगा। ऑप्शन में ये एग्जाम में क्वेश्चन आया था, यही था, रेडियस ही था, रेडियस ही था। हाँ साइज ही, यही स्टेटमेंट जो मैं बोल रहा हूँ, मुझे जैसा मिला था ना वैसे मैंने तेरे को पकड़ा दिया, ऐसा का ऐसा, बीच में कुछ भी नहीं किया, बीच में कोई बदलाव नहीं किया। हाँ बस मेरी भाषा में बोल दिया मैंने। होता है ना कि क्लास में बहुत आसान भाषा में बोला जाता है, और एग्जाम में वही क्वेश्चन आता है तो हम 2 बार पढ़ के समझते हैं, अच्छा ये बोल रहा है क्या, वहां घुमा फिरा करके नई नई भाषा बोलता है। इसलिए बोलते हैं क्वेश्चन करो, ताकि क्वेश्चन पढ़ने की, भाषा पढ़ने की आदत रहे, अपने लैंग्वेज पढ़ने की अपने को आदत रहे। ठीक है, चीजें वही होती हैं, घर जाके समझते हैं, बाद में जब तसल्ली से बैठ के देखते हैं, है ना, आंसर देख लेते हैं, सॉल्यूशन देख लेते हैं, तब बातें दिमाग में क्लिक करने लगती है, अच्छा ये बोल रहा था क्या, वहां पे ये बात मेरे दिमाग में क्यों नहीं आई? वो टाइम प्रेशर में नहीं आती उस समय, तो उसकी आदत पड़ती है, क्वेश्चन पढ़ने की आदत होनी चाहिए, है ना। क्वेश्चन करो, खूब सारे मॉड्यूल पढ़ो, इवन मैं तो कहता हूँ चैप्टर जिस दिन खत्म हो जाए उस दिन एनसीईआरटी भी थोड़ी सी पढ़ो, है ना, थोड़ी सी तुम्हें मतलब होगा कि समझने में जोर लगाना पड़ रहा है, 2 बार 3 बार लाइन पढ़नी पड़ रही है, ऐसा एहसास होगा तुम्हें। और ये चैप्टर खत्म होने के बाद ये एहसास लो तो सबसे बढ़िया, वरना अर्थ का अनर्थ कर दोगे। क्या होता है, बच्चे एनसीईआरटी पढ़ते हैं, कुछ का कुछ मतलब निकाल लेते हैं, है ना, लाइन का मतलब कुछ और होता है, मतलब कुछ और निकालते हैं, है ना, कुछ भी समझ जाते हैं, तो मतलब होता ही है।
होता ना, रामायण महाभारत ग्रंथ होते हैं, उनके नीचे हिंदी लिखी होती है, इसका मतलब यही है ना। वो थोड़े दिन पहले यहाँ वो गीता बेच रहे थे लोग बाग, रोड पे बेचते हैं ना। वो मेरे को पता था क्या, वो एक स्टूडेंट था, बहुत पहले की बात बता रहा हूँ, आईआईटी भाई ने कर लिया उसने, उसके बाद वो इस काम में लग गया, इस काम में, ये गीता बेचने में, रोड पे खड़े होकर धोती पहन के गीता बेच रहा था, है ना। आईआईटी कर चुका भाई, वो स्टूडेंट था मेरा, है ना। और उसके पिताजी का एक दिन फोन आया, उसके पिताजी बोलते वो उसको समझाओ क्या कर रहा है वो, मेरे को बोलता है प्रभु आप जानते नहीं हो, मतलब उसको उसको वो ऊपरी ज्ञान प्राप्त हो गया भाई को, है ना। तो हाँ, अभी देखते ना, यहाँ बेचते हैं, वो उसको पढ़ो ना गीता को, उनके श्लोक पढ़ो समझ में नहीं आते, नीचे हिंदी पढ़ो समझ में आती है, अच्छा ये बोल रहा था क्या। और वो एनसीईआरटी के श्लोक भी समझ में नहीं आते, एनसीईआरटी की मतलब अर्थ का अनर्थ निकाल देते हैं बच्चे कई बार तो, उसको लाइन पढ़ के कुछ का कुछ समझते हैं। तो भाषा थोड़ी सी उसकी पढ़ने की आदत डालो एनसीईआरटी की, एनसीईआरटी की लैंग्वेज पढ़ने की, चैप्टर खत्म हो जाए ना उस दिन कुछ मत और कुछ मत करो, जो लास्ट की समरी है वो पढ़ो, पॉइंट्स टू पॉइंटर समरी वगैरह वो पढ़ो बस, और ज्यादा नहीं पढ़ना एनसीईआरटी, है ना। बाकी क्वेश्चंस वगैरह जो अच्छे होते हैं वो सब यहाँ करा दिया जाता है ना। अब थोड़ा सा मुझे मेरी तारीफ करने की इच्छा हो रही है ना। मतलब क्या होता है, अगर ईमानदारी से तुम देखोगे तो मॉड्यूल वॉड्यूल तो तुम्हारे आगे कुछ लगेगा नहीं, है ना। मॉड्यूल रेस वेस ये तो तुम वैसे ही आंखों आंखों में निपटा दोगे। इसके अलावा दूसरी किताबें भी करने की हिम्मत जुटाओगे ना, तो एससी वर्मा वगैरह कर लोगे आराम से, है ना। ऐसी आराम से कर लोगे, है ना, वो भी तुम्हें बच्चा लगेगी, करने की अगर हिम्मत जुटाओगे तो, है ना, नाम से परेशान ना होकर के करने की हिम्मत जुटाओगे तो कर लोगे। इसके अलावा एनसीईआरटी वगैरह की भी अच्छे क्वेश्चन सब अपना नोट यहाँ कंक्लूड कर लेते हैं, सारी बातें, बस ये कि एक बार वो लैंग्वेज पढ़ने की थोड़ी आदत हो अपनी। तो इसलिए बोल रहा हूँ कि एनसीईआरटी की थोड़ी सी भाषा पढ़ने की आदत डालना, क्वेश्चन वही होते हैं सब। फिजिक्स में कभी किसी साल ऐसा नहीं हुआ कि यहाँ अपन ने जो पढ़ाया उससे बाहर का भी पेपर आया हो। बस वो क्या होता है, उस समय समझ में नहीं आती बात, बात दिमाग दिमाग में क्लिक नहीं करती, लैंग्वेज ही कुछ अलग अलग भाषा में पूछते हैं। अब यहाँ मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, मैं बहुत आसान भाषा में पूछूंगा, है ना, वहां भाषा कुछ अलग होगी, तो इसलिए वो क्वेश्चन करोगे तभी तो पता लगेगा ना। तो थोड़ा सा एनसीईआरटी पढ़ने की आदत डालना, है ना, और कुछ नहीं, समरी पढ़ लेना लास्ट की, वो भी जिस दिन चैप्टर खत्म हो। चलो एक और लो, एक क्वेश्चन और लो। अभी स्टूडेंट के बारे में ज्यादा बात नहीं कर सकते, लिखो क्वेश्चन लिखो, अभी कुछ क्वेश्चन लिखो। हाँ भाई, ऑनलाइन वालों, क्वेश्चन समझ में आ रहा है, लिखो क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखो। लिखो, पार्टिकल ऑफ मास m, पार्टिकल ऑफ मास m initially present at rest, initially present at rest, initially present at rest, suddenly, suddenly it exploded, suddenly it exploded, it exploded in two parts, in two parts of mass ratio, of mass ratio 1:3, mass ratio 1:3, 1:3, and and release energy, and release energy, and release energy 100 joule, and release energy 100 joule. Find out, release energy 100 joule. Find out first, find out first ratio, ratio of, ratio of velocity, ratio of velocity just after explosion, ratio of velocity just after explosion, just after explosion. Second, kinetic energy, second, kinetic energy, kinetic energy of both parts, kinetic energy of both parts, दोनों पार्ट्स की काइनेटिक एनर्जी बताइए सर, बताइए।
हाँ भाई, टेक्निकल एरर आ गई थी। तो भाई हो गया क्वेश्चन। चलो चेक करो भाई, लीनियर मोमेंटम कंजर्व तो सबको पता है, बम के फटने में हमारा कोई हाथ नहीं। तो इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल। इनिशियल मोमेंटम क्या होगा? जीरो। फाइनल क्या होगा साहब? पहले का मोमेंटम प्लस दूसरे का मोमेंटम। आपको दिख रहा है साफ साफ, ये P1 बराबर माइनस ऑफ P2, मतलब आपको पता है डायरेक्शन अपोजिट होगी। ये जिस डायरेक्शन में जाएगा ये उसके अपोजिट जाएगा। मैग्नीट्यूड बराबर होगा, ये P1 और P2 का मैग्नीट्यूड बराबर होगा, डायरेक्शन अपोजिट होगी। मैं कब से समझा रहा हूं, जब जब दो के बीच में कंजर्वेशन लगाते हो डायरेक्शन क्या आती है? अपोजिट। अब आ जाओ साहब, यहां पर वेलोसिटी का रेशो पूछ रहा है। ये हो गया m1v1, ये हो जाएगा m2v2, है ना। इसका वेलोसिटी v1, इसका v2, रेशो निकाल दो साहब। ये v1 अपॉन v2 बराबर माइनस ऑफ m2 अपॉन m1, है ना। ये m2 अपॉन m1 तो कितना बोलेंगे? 3:1 बोलेंगे। अरे मैग्नीट्यूड बोल दो खाली, है ना। माइनस तो डायरेक्शन को बता रहा है ना। आंसर आ गया साहब 3:1। अब मैं आपको बता दूं, बम जब फटता है ना, तो शुरू में जो आपको दिखता है बम फटने पे हीट निकली साहब, ये हीट बाद में आती है। मैं क्लियर कर लो इस बात को, ये हीट तो बाद में आती है। पहले जो टुकड़े होते हैं ना, जो टुकड़े होते हैं उनको काइनेटिक एनर्जी मिलती है। 2 टुकड़े हो, 3 टुकड़े हो, 4 टुकड़े हो, 10 टुकड़े हो, 1000 टुकड़े हो बम के, उन टुकड़ों को पहले क्या मिलती है? अंदर जो एनर्जी रिलीज हुई थी वो काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में मिलती है। फिर वो काइनेटिक एनर्जी लेकर के वो टुकड़े आपस में टक्कर करते हैं, और बहुत कम समय में बहुत जबरदस्त टक्करें करते हैं। तो उसकी वजह से हीट जनरेट होती है। मतलब हीट बाद में आती है। हमें लगता है ना बम फटा हीट आई, है ना, कि एनर्जी हीट की फॉर्म में रिलीज हुई। एनर्जी पहले किसकी फॉर्म में आती है? काइनेटिक एनर्जी। फिर वो टुकड़े आपस में टक्कर करके क्या जनरेट करते हैं? हीट। चलो कुल मिला के आओ, कितनी एनर्जी रिलीज हुई? कितनी एनर्जी? 100 जूल रिलीज हुई। ये किसको मिलेगी? पहले को, दूसरे को, कि दोनों को? मतलब दोनों में बांटोगे? कैसे बांटोगे? बराबर बराबर? अरे बराबर बराबर, मास के इनवर्स रेशो में। पी सेम है, मास के इनवर्स रेशो में बांट दो। ये ke1 अपॉन ke2 बराबर क्या होगा? m2 अपॉन m1। मास का इनवर्स रेशो तो ये 3:1 हो गया साहब। तो पहले की काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? ये होगी 3/4 ऑफ 100 जूल। दूसरे की काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? ये होगा 1/4 ऑफ 100 जूल। ये आ गया साहब 75 जूल। ये हो गया 25 जूल। हो गया भाई? अरे समझ रहे हो? तो ये बांटना सीख गया ना साहब, है ना। चलो अब 2-2 में बहुत हो गया, अब 3-3 में आते हैं साहब। अब 3-3 वाले करते हैं थोड़े से। और लिखो क्वेश्चन। आ रहा है सबका? ये आ रहा है? अभी ऑनलाइन वालों, तुम भी कुछ कर रहे हो? अभी ऑनलाइन वालों, तुम देख ही रहे हो कि कुछ कर रहे हो? आंसर दे रहे हो क्या? हाँ दे रहे हैं भाई, आंसर तो दे रहे हैं यार। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत सारे बच्चों ने दिया है। तो कर रहे हैं यार ये तो। चलो एक और लो, एक क्वेश्चन और लो। अगला क्वेश्चन लो। लिखो, पार्टिकल ऑफ मास m, particle of mass m initially present at rest, initially present at rest, initially present at rest, suddenly exploded in 3 equal parts, suddenly exploded in 3 equal parts, 3 equal parts, 2 parts, 2 parts, 2 parts, moves perpendicular to each other, perpendicular to each other with speed v, perpendicular to each other with speed v. Find out velocity of third part, velocity of third part, velocity of third part, and its angle, angle from direction of first particle, first and second particle, दोनों से बताओ। and its angle from direction of first and second particle, first and second particle, first and second particle। ठीक है, एक और पार्ट लिख लो, सेकंड इफ रिलीज एनर्जी, एक पार्ट और लिख लो इस क्वेश्चन का। इफ रिलीज एनर्जी इज 100 जूल,
release energy is 100 joule, 100 joule. Then find out kinetic energy of all parts, kinetic energy of all parts. If release energy is 100 joule, then kinetic energy of all parts. 3 में बांटोगे, अब 3 में, अभी तक 2 में बांट रहे थे ना, अब 3 में बांटोगे भाई, ठीक है। ये लो साहब, ये बोल रहा है कि रेस्ट पे था, 3 टुकड़े हुए बराबर बराबर, मतलब m/3 m/3 m/3। बोल रहा है तीसरे वाले की वेलोसिटी बताओ और एंगल बताओ साहब, एंगल बताओ, इनिशियल डायरेक्शन से एंगल क्या होगा। अब रुकना, सुनना और समझ लेना। ये सबको पता है मोमेंटम कंजर्व रहना चाहिए। बताओ, पहले ये दौड़ रहा था कि रेस्ट में था, तो पहले मोमेंटम 0 था, बाद में भी मोमेंटम 0 होना चाहिए। अरे होना चाहिए कि नहीं, बाद में भी मोमेंटम 0 होना चाहिए। तो इसको तीसरे वाले को ऐसे जाना पड़ेगा कि वो मोमेंटम को 0 कर दे। मतलब देखो, ये भी चल रहा है, इसका भी मोमेंटम है, ये भी चल रहा है, इसका भी मोमेंटम है, तीसरे को ऐसे चलना पड़ेगा कि मोमेंटम को कैंसिल कर दे। तो गारंटी से मैं आपको बता दूं, तीसरे वाले को किधर जाना है, तीसरे वाले को इधर जाना है, क्योंकि तीसरा वाला इधर जाएगा तो समझ सकते हो उसकी वेलोसिटी का एक कंपोनेंट कहां जाएगा, एक कंपोनेंट इधर होगा, वो उसको कैंसिल करेगा, एक कंपोनेंट इधर होगा, ये उसको कैंसिल करेगा, करेगा भाई, है ना। ये मैं आपको मोमेंटम कंजर्वेशन समझा रहा हूं। अभी मैं न्यूमेरिकली मैथमेटिकली तुम्हें प्रूफ करके दिखाऊंगा, ये मैं थियोरेटिकली समझा रहा हूं, क्योंकि कई बार क्वेश्चन थियोरेटिकली आता है, न्यूमेरिकल आता ही नहीं है। 4 फोटो बना के दे देते हैं, बोलते हैं कौन सा फोटो सही होगा, तो भैया मोमेंटम कंजर्वेशन जहां फॉलो हो रहा होगा वो फोटो सही होगा, है ना। आपको फोटो बना के दे देंगे 4 ऑप्शन में कि इनमें से कौन सा फोटो सही है, तो जिसमें मोमेंटम कंजर्वेशन फॉलो होगा वो फोटो सही है। तो आप देख सकते हो, पहले 0 था, बाद में 0 होना चाहिए। बाद में 0 कब हो सकता है, जब इसका एक कंपोनेंट इधर हो और एक कंपोनेंट इधर हो। जो कंपोनेंट उधर होगा वो इसको कैंसिल करेगा, जो इधर होगा वो उसको कैंसिल करेगा, तभी तो 0 होगा ना। तो एक कंपोनेंट उधर होने के लिए, एक कंपोनेंट इधर होने के लिए इसका खुद का इधर होना जरूरी है ना। अरे समझ लो मेरी भावना है। चलो चलो, अब हमें नहीं पता, हमें तो नहीं पता, हम तो इतना सोचा ही नहीं। वेक्टर फॉर्म में आ जाओ, तुम वेक्टर फॉर्म में आ जाओ। इसको मान लो x, इसको क्या मान लो y, है ना। ये क्या हो गया, ये v1 हो गया, vi क्या, अरे हो गया, v2 कितना हो गया, vj क्या। अब मोमेंटम कंजर्वेशन लगाओगे, आप बोलोगे इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल। इनिशियल 0 था, बाद में क्या होगा, पहले का होगा m/3 vi कैप, दूसरे का कितना होगा m/3 vj कैप, तीसरे का कितना m/3 v3। अब यही तो निकालना है। देखो यहां से कैंसिल हो गया, m/3 कैंसिल, ये v3 का वैल्यू अगर मैं निकालता हूं तो क्या आ रहा है, v माइनस आई कैप और v माइनस जे कैप, आ रहा है कि नहीं। अबे हाँ कि ना बोलो, खुद ही देख के बताओ। x नेगेटिव और y नेगेटिव, x नेगेटिव और y नेगेटिव, तो इधर ही तो होगा ना, अरे इधर ही तो होगा, है ना। ये थियोरेटिकली समझा दिया था मैंने तुम्हें, वो देखो मैथमेटिकली प्रूफ कर दिया। अब मैं यहाँ पर बोलूं मैग्नीट्यूड कितना, इसकी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कितना, तो आपको सबको दिख रहा है √(v² + v²), आंसर कितना, √2v। वेलोसिटी आ जाएगी साहब √2v, आएगा कि नहीं आएगा। अब हाँ कि ना बोलो, है ना। ये एंगल भी पूछ रहा है, ये बोल रहा है एंगल बताओ साहब, है ना। अब किसी वेक्टर का एंगल निकालना एक्स एक्सिस से वाई एक्सिस से, ये वेक्टर में प्रॉपर्टी पढ़ी है तुमने, है ना। मैं याद दिला देता हूं तुम्हें। अगर मैं आपसे बोलता हूं कि वेलोसिटी है साहब v बराबर vx i कैप vy j कैप, इसका मैं एक्स एक्सिस से एंगल बोलता हूं साहब, एक्स एक्सिस से एंगल बोलता हूं अल्फा, तो ये होता है tan इनवर्स vy अपॉन vx, vy अपॉन vx। और अगर मैं y एक्सिस से एंगल बोलता हूं तो y एक्सिस से एंगल बीटा होता है tan इनवर्स ये vx अपॉन vy। कौन से पकड़ में आ रहा है साहब, एक्स एक्सिस से एंगल और वाई एक्सिस से एंगल, ये प्रॉपर्टी आपने वेक्टर में पढ़ी है साहब, है ना। ये प्रॉपर्टी मैं लगाने वाला हूं, है ना। एक डायरेक्शन कोसाइन की फॉर्म में भी आता है, और मैक्सिमम केस में 2D होना तो 10 की फॉर्म में आंसर आता है। और याद रखना बहुत आसान है, एक्स एक्सिस से बोलेंगे तो वाई अपॉन एक्स, और वाई से बोलेंगे तो एक्स अपॉन वाई। आ जाओ साहब, ये एंगल में मान लेता हूं थीटा, ये थीटा तो एक्स से है कि वाई से है, अरे इसका एंगल एक्स से कि वाई से, बोलो एक्स से एंगल ये थीटा बोले तो कितना बोलोगे, आप बोलोगे tan इनवर्स y